हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में राष्ट्रपति की कार्यालय शक्तियाँ को हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, अनुच्छेद 72। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमादान कर सकता है, यानी क्षमा दे सकता है, प्रतिलंबन से परिहार के द्वारा लघुकरण या एवं विराम कर सकता है, रोक सकता है। राष्ट्रपति सेना न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित किया गया हो, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो उसको रुकवा सकता है, उसकी सज़ा को माफ़ भी करवा सकता है, राष्ट्रपति का अधिकार होता है। लेकिन राज्यपाल सेना न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। अब हम पढ़ेंगे क्षमा। इसके तहत भारत का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध माने दोषी होने के बावजूद भी उसकी सज़ा को माफ़ करा सकता है या निर्दोष घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से इसके तथ्य पता चलता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उपयोग करके राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को उसकी क्षमा को माफ़ करा सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक अनुग्रह अधिकार के रूप में मांग की जाती है। यह अधिकार के रूप में उसकी मांग नहीं की जा सकती। अब प्रतिलंबन। इसके तहत राष्ट्रपति फांसी की सज़ा का अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है, यानी अस्थायी रूप से फांसी की सज़ा को रोक सकता है। इसका उद्देश्य दंड की प्रकृति में परिवर्तन करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि दंड की प्रकृति को परिवर्तन करने के लिए ऐसा किया जाता है, जिससे यात्री को और समय मिल सके, यानी जो दोषी होगा उसको और समय मिल सके। अब परिहार। इसके तहत भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दंडित किया है तो उसके दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। यानी किसी व्यक्ति को दंड उसकी मात्रा में परिवर्तन, जैसे किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर सज़ा दिया गया है तो उसकी सज़ा का परिहार के तहत वह 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया जा सकता है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से। लघुकरण। इसके तहत राष्ट्रपति दंड की प्रकृति तथा दंड की मात्रा दोनों में परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति दंड की प्रकृति और दंड की मात्रा दोनों में परिवर्तन कर सकता है। इसे लघुकरण कहा जाता है। जैसे फांसी की सज़ा को भारत का राष्ट्रपति लघुकरण द्वारा आजीवन कठोर कारावास कर सकता है। जिस व्यक्ति को फांसी की सज़ा हुआ हो उसको राष्ट्रपति चाहेगा तो आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। विराम। इसके तहत राष्ट्रपति इसका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में करता है, जैसे गर्भवती महिला के फांसी की सज़ा को कठोर आजीवन कारावास में बदल सकता है। इसे ही विराम कहते हैं। यानी कोई भी महिला अगर गर्भवती है यानी माता बनने वाली है, उसको फांसी की सज़ा हो तो राष्ट्रपति उसको कठोर कारावास में आजीवन कारावास में बदल सकता है। जैसे अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 161। इसके तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें गवर्नर को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता। जो गवर्नर होता है फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय में दिए गए दंड को ही राज्यपाल माफ़ कर सकता है। यह राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में ही दिए गए दंड को राज्यपाल माफ़ कर सकता है। अब इसमें एक केस होता है इन्फुक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। यह केस 2006 को होता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म, मूल, वंश, जाति एवं क्षेत्र आदि के आधार पर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल क्षमादान किए हैं तो उनकी क्षमादान की शक्ति समीक्षा अर्थात न्यायपूर्वलोकन किया जा सकता है। धर्म, जात, लिंग अनुसार अगर राष्ट्रपति या गवर्नर क्षमा किए हैं तो उनकी न्यायिक मतलब दोबारा उनकी जांच की जाएगी। अब राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 53(2) के तहत इसके तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेवाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेवा का सेनापति होता है, यानी भारत का राष्ट्रपति
जल सेना, वायु सेना, थल सेना सबका प्रमुख होता है। यह युद्ध की उद्घोषणा करता है। राष्ट्रपति होता है जो युद्ध की उद्घोषणा करता है। नोट: अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जो इंटरनेशनल संधि एग्रीमेंट समझौता होता है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, अनुच्छेद 110। इसके तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया, यानी फाइनेंशियल बिल को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधेयक को राज्यसभा में 14 दिनों तक रोक सकते हैं। जो यह विधेयक धन विधेयक होता है इसको राज्यसभा में 14 दिन रोक सकते हैं। गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत नहीं बुला सकता। इसका गतिरोध होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 को इसके तहत नहीं बुला सकता और न ही धन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर सकता है। अब इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। इस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर यानी अपना सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया। इसके तहत फाइनेंशियल बिल को परिभाषित किया गया है। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति में सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक होता है सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक को राज्यपाल 6 महीने तक रोक सकता है। वित्त विधेयक होता है उसको राज्यपाल 6 महीने तक रोक सकता है। विवाद होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। विवाद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन में 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बनाते हैं। इस विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आप पढ़ेंगे हम 151 के तहत। इसके तहत भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक केंद्रीय वित्तीय लेखाओं की जांच करता है, यानी CAG जो केंद्रीय लेखाओं की जांच करता है। जांच करने के पश्चात अथवा रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। उसके उपरांत वह रिपोर्ट लोक लेखा समिति को दे दिया जाता है। अब अनुच्छेद 280। इसके तहत भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष की समाधि पर वित्त आयोग का गठन करता है, यानी इसके तहत राष्ट्रपति 5 ईयर फाइनेंशियल बिल की गठन करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 4 और मेंबर होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे के लिए सिफारिश करता है। वित्त आयोग होता है जो केंद्र और राज्य के मध्य करों को बंटवारे के लिए सिफारिश करता है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष NK सिंह हैं। वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष NK सिंह है। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट अनुच्छेद 281 के तहत भारत के राष्ट्रपति को देता है। अब अनुच्छेद 124। इसके तहत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और शपथ दिलाता है, त्यागपत्र स्वीकार करता है तथा पदच्युत करता है, यानी पद से हटाता है। अब अनुच्छेद 214। इसके तहत भारत का राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और त्यागपत्र स्वीकार करता है तो पदच्युत करता है। अब अनुच्छेद 143। इसके तहत भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग कर सकता है, यानी उनसे सहयोग ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट होता है जो राष्ट्रपति को परामर्श देता है। देने से मना कर सकता है और देने से मना भी कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देता है तो उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देगा तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीश के द्वारा 1 चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 के पूर्व किसी विधि संधि समझौता आदि पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य होता है। अब राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियाँ पढ़ेंगे। इसके तहत भारत का राष्ट्रपति भारतीय राजदूतों
की नियुक्ति विदेशों में करता है, यानी इंडियन ब्रांड एम्बेसडर को दूसरे देशों में नियुक्त करता है। विदेशी राजदूतों की नियुक्ति प्रमाण पत्र राष्ट्रपति स्वीकार करता है। जो विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करता है और प्रमाण पत्र राष्ट्रपति स्वयं स्वीकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते एग्रीमेंट वगैरह होता है सब राष्ट्रपति के नाम से कहती है। नोट अनुच्छेद 361 इसके तहत भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को विशेषाधिकार प्रदान किया है। कार्यकाल के दौरान इनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यह कोई भी अपराध करे इनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति और गवर्नर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार, इनकी किन किन लोगों को नियुक्ति करते हैं उनका अधिकार। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को करते हैं, फिर राज्यपाल को, फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG को करते हैं। भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल को करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष को करते हैं, फाइनेंशियल वित्त के अध्यक्ष को। सुप्रीम कोर्ट के आयोग के अध्यक्ष को करते हैं। ST आयोग के अध्यक्ष को करते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष को करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को करते हैं। लोकपाल को करते हैं नियुक्त। थल सेना अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। वायुसेना अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। CDS को करते हैं। रेलवे मंत्री को करते हैं। विदेश मंत्री का अधिकार प्राप्त है इनको। फिर रक्षा मंत्री का अधिकार प्राप्त है। वित्त मंत्री का, कृषि मंत्री का, बाल विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री। मुख्य सूचना आयुक्त, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, UPSC के अध्यक्ष। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू।